नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से कॉम्पिटिटिव वे पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं रेलवे का जो प्रीवियस ईयर का मैथ्स का क्वेश्चन है उसको हम रोज़ लेकर आते हैं कि कैसे मतलब कि हमें जो आने वाला एग्ज़ाम्स है एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी दोनों में हम कैसे मैथ सेक्शन में 100% स्कोर कर पाएंगे। इसके लिए हमने एक प्रैक्टिस सेशन चलाए हुए हैं क्या रेलवे का जो इसके मैथ्स मिशन 100%, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जो पूछा जा सकता है फिर उसी टाइप के क्वेश्चन जो रिपीट भी होते हैं वो क्वेश्चन में लेकर आता हूं, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, ठीक है। अब उनके साथ सी के मिलने पर औसत 22 वर्ष हो गई, ठीक। सी की आयु कितनी है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु थी 18 वर्ष। जब उसके साथ अब क्या हुआ कि अब सी मिल गया तो कितना हो गया, उसका औसत 22 साल हो गया। तो कह रहा है कि सी की आयु कितनी है, ठीक है दोस्तों। तो बनाइए इस क्वेश्चन को और फिर देखिए मैं कैसे बनाता हूँ। आइए दोस्तों, देखिए क्या एवरेज का क्वेश्चन है तो एक तो आपको ये बात यहाँ पता होनी चाहिए क्या कि 3 वर्ष पहले जो है कि औसत आयु कितनी थी 18। इसका मतलब अभी क्या होगी 3 वर्ष दोनों बढ़ा होगा क्योंकि एज तो समान नहीं रहेगा। 3 वर्ष पहले जितना था उससे अभी 3 वर्ष दोनों बढ़ा होगा, ए भी बढ़ा होगा 3 वर्ष और बी भी बढ़ा होगा 3 वर्ष। जब दोनों बढ़ा है तो इसका मतलब क्या है कि औसत भी 3 वर्ष बढ़ गया होगा। तो यही हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि अभी जो ए और बी की औसत आयु होगी वो कितना होगी 18 वर्ष। कब था? 3 वर्ष पहले का। इसका मतलब 3 वर्ष दोनों बढ़ा है तो एवरेज भी क्या हो जाएगा उसका 3 वर्ष बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 21 वर्ष। यानी कि अगर 2 व्यक्ति था पहले अभी और 18 वर्ष है लेकिन ये 3 साल पहले की था तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, यही औसत भी बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 साल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब क्या कर रहा है कि सी के मिलने के बाद कितना हो गया 22 हो गया। इसका मतलब क्या है कि अभी सी मिला है तो 3 व्यक्ति हो गया और ऐसे एवरेज कितना हो गया 22 साल हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ से देखिए कितना बढ़ रहा है, ये 1 बढ़ रहा है और एवरेज कितना बढ़ रहा है 1 ही बढ़ रहा है। तो इसको क्या कीजिए, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। दोस्तों ये कोई नया मेथड नहीं है, बस एक शॉर्ट फॉर्म तैयार किया हुआ है क्या कि जब हम इसको मानते थे, जब एक्स को मानकर जब बनाते थे कि एक का जो 3 वर्ष बढ़ा है दोनों तो 18 वर्ष था तो सम कितना था 36 वर्ष। तो ये 6 साल पहले का था तो अभी 42 हो जाता तो ये कितना एक्स मानकर बनाते थे ना। तो यहाँ हम क्या करते हैं एक्स नहीं मानते, हम क्या कहते हैं कि 2 व्यक्ति था तो 2 व्यक्तियों की औसत कितनी है अभी 21 साल है। क्यों 21 साल है? क्योंकि 18 साल था 3 वर्ष पहले तो अभी 3 वर्ष औसत भी बढ़ गई होगी और 3 व्यक्तियों कितना है 22। तो हम क्या करते हैं इसको इससे गुना और इसको इससे गुना करके जोड़ते हैं। तो देखिए कैसे जोड़िएगा, इसको कितना हो जाएगा 22 गुने 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 × 1 तो कितना निकल कर आएगा। और ये जो हमारा निकल कर आता है वो क्या आएगा सी का क्या आ जाएगा एज निकल कर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट निकल कर आता है यहाँ से तो कितना हो जाएगा 24 साल। जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि सी का जो है कि आयु कितनी है वो कितनी हो जाएगी 24 साल, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन था। अगर आप एक्स मान कर बनाइएगा तो भी सी का मान कितना आएगा 24 ही आएगा, 24 साल ही, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा प्लस 1 + कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। आपको सिर्फ दिया हुआ है साइन थीटा बटे 1 + कॉस थीटा प्लस 1 + कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। मान इसका क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि देखिए जो अब में दिया हुआ है वो सब कट ही जाएगा। देखिए कैसे, क्या कहा है कि साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा प्लस 1 + कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, ठीक है। क्या कीजिए इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 1 + कॉस थीटा × साइन थीटा, यही हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 + कॉस थीटा है तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 + कॉस स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा कि जब आप इसको कीजिएगा तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा 1 + कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा, ठीक है।
अब नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि ये देखिए यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा जब इसका हम करेंगे, ओ सॉरी ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी तो यही किए हैं कि यहाँ देखिए साइन थीटा है, ये इससे गुना होगा तो 2 बार गुना होगा, यानी कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो गया ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से, तो फिर अब इसको हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, और इधर कितना बचेगा 2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जब 2 कॉमन ले लीजिएगा यहाँ से तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट रहा है तो कितना बचेगा 2 बाय साइन थीटा। ठीक है, यानी कि जो पूछ रहा था उसका वैल्यू क्या निकल कर आ गया 2 बाय साइन थीटा। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना था, एलसीएम लेके सिर्फ सॉल्व किए हैं। ठीक है, यानी कि क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डीलर 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट पर 25,000 रुपया अंकित की एक वस्तु खरीदता है। ठीक है, उसकी मरम्मत पर वो क्या करता है 1,000 रुपया खर्च करता है और वह उसे 25,000 में ही बेच देता है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई उसे वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या करा कि जिसका अंकित मूल्य एक वस्तु का 25,000 है उस पर उसने क्या किया कि 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट के साथ उसने उसे खरीदा। उसके बाद उस पर 1,000 रुपया और खर्च किया, किस पर, उसको ठीक कराने के लिए, मरम्मत करने के लिए। उसके बाद क्या करता है कि वो उसे 25,000 में बेचता है, तो कितने प्रतिशत उसे लाभ हुई या हानि, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आइए देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो 25,000 रुपया के अंकित मूल्य का जो है कि एक वस्तु था। ठीक है, कितना छूट पर खरीदता है, पहला 20% की छूट पर, तो आपको पता है 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी कि अगर वो वस्तु 5 की है तो उसने 1 की छूट प्राप्त की है उस पर, तो खरीदा कितना पर होगा 4 पर, यानी कि 4/5। ठीक है दोस्तों, फिर उसने एक और छूट प्राप्त किया है कितना 5% का, इसका कितना होता है 1/20। ठीक है, यानी कि अगर 20 की वस्तु थी तो उसने 1 की छूट प्राप्त की होगी, तो वस्तु खरीदी होगी कितने में 19 में, कितना पर 20 पर है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ से उसकी सीपी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या 20 से ये कितना 5 से पहले कटेगा, ये 5 से 5 बार, 1 0 से 1 0 कटा, 2 से ये 2 बार कटा। ठीक है, तो अब देखिए कितना हो गया 5 दूना 10 और 19 को 10 से गुना कीजिए तो 190 और 2 0 पहले से है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 19,000। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस वस्तु का मूल्य 19,000 था उसने जब खरीदा था, लेकिन उसने क्या किया उस पर 1,000 रुपया, इस पर ये तो सीपी निकला, लेकिन क्या किया इस पर 1,000 रुपया उसने मरम्मत के लिए भी खर्च किया है, तो 1,000 वो भी उसे लग गया। इसका मतलब क्या है कि उसे 20,000 रुपये की वो वस्तु टोटल खरीदी। अब कॉस्ट प्राइस 20,000 हो गई क्योंकि उसने टोटल 20,000 रुपया इस पर खर्च कर दिया, मतलब लगा लिया वस्तु अपने पास रखने के लिए। अब क्या किया इसे 25,000 में बेच दिया है, तो 25,000 में जब बेचा है तो 20,000 रुपया इसका क्या है सीपी है, और 25,000 क्या है एसपी है। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस और एसपी इंटू मतलब एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो इसका क्रय मूल्य 20,000 था तो विक्रय मूल्य कितना है 25,000, क्योंकि खुद कह रहा है क्या कि 25,000 रुपया में उसे बेच दिया है। तो यहाँ से आप देखिए लाभ निकल कर आ जाए कितना, प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी इंटू माइनस सीपी। तो एसपी कितना है 25,000 और सीपी कितना है 20,000, यही है। तो कितना निकल कर आ जाएगा 5,000, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। ये तो कंफर्म हो गया कि प्रॉफिट हो रहा है। अगर एक ही ऑप्शन में प्रॉफिट रहता तो हम क्या करते उसे ही मार देते, लेकिन यहाँ पर देखिए ये लॉस है ये भी लॉस है। अब 2 ऑप्शन में प्रॉफिट है, ठीक है। तो देखिए आगे बनाइए,
5,000 रुपया की प्रॉफिट है। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, यही करते हैं परसेंटेज लाभ निकालने के लिए। तो अब देखिए परसेंटेज लाभ निकालने के प्रॉफिट कितना है 5,000, और टोटल उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा है वस्तु का 20,000, और इसे 100 से अगर गुना कर दीजिएगा तो परसेंटेज आ जाएगा। तो देखिए 5 चौका 20 और 4 से इसको काटिए कितना होगा 25, यानी कि 25% का उससे क्या हुआ, लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या होगा इसका 25% लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान था क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि यदि 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर -z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या होगा। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बनेगा। अरे दोस्तों देखिए कैसे बनेगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा कि 2 के पावर x बराबर है 3 के पावर y और बराबर कितना है 6 के पावर -z है, यानी कि ये सब बराबर है। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है 1/x, तो 1/x कैसे आएगा, ये हमें टारगेट है कि 1/x कैसे आएगा, तो हम इन सब के बराबर में क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 2 के पावर x बराबर k हो जाएगा, तो k बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 2 के पावर x आ जाएगा k बराबर। तो यहाँ से देखिए 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बराबर अगर मान के चलिए तो k के पावर 1/x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, अब ऐसे ही क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा k के पावर 1/y, और z बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 6 बराबर क्या हो जाएगा k के पावर -1/z। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या करना है, जब ये आ गया तो देखिए पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया और तीसरा ये आ गया। 3 इक्वेशन यहाँ से आपको आ गया है क्या कि 2 बराबर k के पावर 1/x, 3 बराबर k के पावर 1/y और 6 बराबर k के पावर -1/z। ठीक है दोस्तों, अगर अब यहाँ से आप देखिए ये माइनस में है, हमें तो सारा चीज़ प्लस में चाहिए कि नहीं। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ से देखिए आप ध्यान से कि अगर हम एक इक्वेशन को ये है इक्वेशन नंबर 1, उसको 1 और 2 को क्या करते हैं, गुना करते हैं और 3 से भाग करते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जब एक इक्वेशन को 1, 2 को गुना किए और 3 से भाग किए तो आप देखिए यहाँ से क्या पता चला कि जब 2 गुने 3, क्योंकि ये इस साइड वाला भी पहले गुना होगा, तो 2 गुने 3 और भाग कितना है 6, यानी कि क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको गुना करेंगे इस साइड वाले को तो वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो कीजिए, देखिए k के पावर 1/x इंटू k के पावर 1/y बट्टे k के पावर -1/z बराबर क्या होगा 1 होगा। यहाँ से देखिए बराबर 1 हो रहा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखिए कि अगर 1 इसके बराबर हो रहा है और ये माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब बेस सबका सेम होता है तो नीचे पावर माइनस है, इसका मतलब ऊपर जाके प्लस होगा। माइनस में पावर रहता है तो भाग में आता है, तो ये क्या हो जाएगा k के पावर 1/x प्लस गुने k के पावर 1/y गुने k के पावर 1/z, माइनस प्लस में हो जाएगा, इतना बराबर क्या हो जाएगा 1। अब आप यहाँ से देखिए ये 1 है, किसी का भी पावर अगर 0 होता है, किसी भी का पावर, तो क्या होता है उसके बराबर में 1 होता है। इसका मतलब मान लेते हैं कि n के पावर 0 है तो कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ 1 है तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, k के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली k के पावर 0 बराबर 1 ही होता है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा k के पावर 1/x इंटू k के पावर 1/y इंटू k के पावर 1/z बराबर क्या हो जाएगा k के पावर 0 लिख सकते हैं इस 1 को। तो अब जब यहाँ से देखिए कि बेस सबका सेम है तो पावर क्या हो जाएगा बराबर, जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, ये गुना में है तो क्या होगा पावर पहले प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए k के पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा गुना का। वही नीचे में रहता है तो क्या होता है, भाग में रहता है तो माइनस हो जाता है। यहाँ सब गुना में है तो प्लस हो जाएगा, और इधर कितना है k के पावर 0। अब आप यहाँ से फिर देखिए बेस बराबर है तो पावर बराबर भी होगा,
20 बराबर होता तो पावर, ये शॉर्ट सिंथेसिस में पढ़े होइएगा। तो यहाँ से देखिए ए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0 आ गया। जो हमें पूछ रहा था कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान क्या निकल कर आ गया, 0। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही, इसका भी ए ही है। ठीक है, राइट आंसर। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, सिर्फ हल करते गए। यहाँ से सिर्फ एक चीज़ निकालना कि 3 इक्वेशन है, तो हमको पता चल गया कि 1 के बराबर में अगर 2 इक्वेशन को गुना करके 1 से भाग देंगे तीसरे से, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 के बराबर में किए तो क्या निकल कर आया, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या आया, 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, काम को मिलकर ये आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, परंतु 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। ठीक है, काम 2 और दिन बाद पूरा हुआ हो तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए और बी ने क्या किया, काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता था। दोनों ने मिलकर शुरू भी किया, लेकिन 2 दिन बाद क्या हुआ, बी चला गया। उसके 2 दिन बाद काम पूरा समाप्त हुआ। तो जब बी चला गया, तो यहाँ से आपको क्या एक बात समझ में आया क्वेश्चन पढ़कर, कि जब बी चला गया तो काम को कौन पूरा किया होगा, ए पूरा किया होगा। ठीक है, जब ए काम को पूरा किया होगा तो 2 दिन बाद काम जो है समाप्त हुआ है, इसका मतलब ए ने उस 2 दिन के बाद और 2 दिन काम किया होगा, तभी जाके काम समाप्त हुआ है। तो आप यहाँ से एक बात क्या बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो 2 दिन में इसने कितना काम किया होगा, 2 दिन में 2 डेज में कितना काम किया होगा, 2/3 काम कर दिया होगा। ठीक है, तो यानी कि 2/3 काम कर दिया होगा, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा होगा, रिमेनिंग वर्क यानी कि 2/3 कर दिया होगा। तो टोटल काम अगर 1 है तो उसमें से 2/3 जब घटाइएगा तो कितना बचेगा, 1/3, यानी कि शेष काम कितना बचा, 1/3। अब इसी 1/3 काम को ए को पूरा करने में कितना दिन लगा, 2 दिन लगा। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ लिखते हैं कि ए को 2 दिन लगा है कितना काम करने में, 1/3 काम करने में। तो वह 1 दिन में कितना काम करेगा, यानी कि एक काम करने के लिए उसे कितना दिन लग जाएगा, 6 दिन लग जाएगा। 3 से दोनों साइड अगर गुना कर दीजिएगा तो इधर 6 डे आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 1। यानी कि एक काम यानी कि पूरा काम करने में उसे कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। तो अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी को पूरा काम करने में वो कितना समय लेता है, 3 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए कितना दिन में पूरा कर सकता है, 6 दिन में। तो यहाँ से आप एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 6। अब 6 या तो 3 से ये 2 की एफिशिएंसी करेगा 1 दिन में, और ये कितना करेगा, 1 करेगा। अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ए प्लस बी मिलकर 2 के एफिशिएंसी से मान 1 दिन में करेगा, जबकि ए अकेले 1 करता है। इसका मतलब इसमें तो ए और बी दोनों हैं, और ए 1 करता है तो बचा जो सो बी करेगा, यानी कि बी भी 1 करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए बी टोटल काम कितना है, 6, और कितना एफिशिएंसी से करता है, 1 की एफिशिएंसी से, यानी कि बी को कितना दिन लग जाएगा। इसी काम को समाप्त करने में बी करता तो कितना दिन में पूरा कर सकता था, 6 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान मात्रा में 605 मिठाइयाँ बच्चों में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या कुल बच्चे की संख्या का 20% है। ठीक है, यदि प्रत्येक बच्चे को कितनी तो कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली है वो आपको बताना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मिठाई की संख्या कितनी है, 650 है। क्या कह रहा है कि समान मात्रा में 605 मिठाइयों बच्चों में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या बच्चों की कुल संख्या का 20% है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली। ठीक है, बनाइए इसको। आइए देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है कि ना बच्चे की संख्या पता है, तो हम क्या कहते हैं कि अगर मान के चलिए यहाँ से कि बच्चे की संख्या जो होगी, बच्चे की संख्या अगर हम x मान लें तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिठाई मिली वो भी हमें पता चल जाएगा। कैसे कि इसका 20% मिला है, यानी कि 1/5 मिला होगा, तो 1/5 कितना हो जाएगा, इस x/5। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं
कि x तो बच्चे थे और मिठाइयाँ कितना मिली है x/5, यानी कि टोटल में एक बच्चे हैं, ये टोटल बच्चे हैं और एक बच्चे को इतना मिठाई मिली है, यानी कि टोटल मिठाई की संख्या आ जाएगी यहाँ से, और जो कितना दिया हुआ है 605, यानी कि 605 के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से देखिए x² का मान कितना आ जाएगा, जब ये इधर आए के जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 5×6 = 25 और 6×5 = 30, यानी 30×25। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इसका वर्ग कर लीजिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ये 55 का वर्ग है, कैसे, 5×25, फिर 5 में 1 जोड़ के 6×5 = 30। निकालना आता है ना स्क्वायर, बताएंगे। देखिए दोस्तों, तो कितना हो गया, 55 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली। बच्चे हमारे पास कितने निकल कर आ गए हैं, 55। ठीक है, क्योंकि बच्चे की संख्या हमने कितना माना था, x, और एक बच्चे को मिठाइयाँ मिलती कितनी है, x/5, यानी कि 55 तो बच्चे हैं और 5 से अगर इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11। यानी कि प्रत्येक बच्चे को कितना मिठाइयाँ मिल रही है, 11 मिठाई मिल रही है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अब अगली क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का योगफल आपको दिया हुआ है, कितना, योग 45। कहता है कि उनका अंतर, उनके योग का 1/9 है, उनका लघुत्तम क्या होगा, यानी एलसीएम पूछ रहा है आपको। ठीक है, बनाइए इसको, देखिए कैसे बनेगा। क्या कह रहा है आपको, बनाते हैं हम। देखिए कि उस दो संख्या है, मान लेते हैं x और y, तो इनका योग दिया हुआ आपको कितना, 45। ठीक है, जबकि उसका अंतर कितना है, इसका 1/9 है, तो अंतर जो मान लेते हैं x - y, यहाँ पर हम x को बड़ा मान रहे हैं y से, तो x - y कितना हो जाएगा, इसका 1/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें x और y दोनों पता चल जाएगा। x कैसे पता चलेगा, जोड़ देंगे दोनों को तो 5, 45, 50 और 2 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 25। जब x 25 है तो y कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है, 45 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का लघुत्तम पूछ रहा है, यानी कि 25 और 20 का एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले बड़ी संख्या लेते हैं, तो कितना, 25। अब देखते हैं कि इसमें से क्या है, नहीं आया, तो इसका देखिए 5 है और 4 है, इसमें 5 × 4, 5 तो आ गया है, 4 नहीं आया है, इसका मतलब 4 एक बार और आएगा तो कितना हो जाएगा, 100। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 187642539 ये संख्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इस संख्या के दूसरे, छठे और 9वें स्थान पर आने वाले अंकों के द्वारा ऐसी संख्या बनाई जा सकती है जो कि 2 अंकों की एक विषम संख्याओं का पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो ऐसी 2 अंकों की इस संख्या में इकाई वाले स्थान पर कौन सा अंक होगा, वो पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक संख्या दिया हुआ है, इसके दूसरे, छठे और 9वें स्थान पर जो अंक है वह क्या है, उस अंकों से क्या बनेगी, एक विषम संख्या बनेगी जिसके पूर्ण वर्ग होगा। वो जो बनेगी वो क्या होगी, विषम संख्या के 2 अंकों की उसका पूर्ण वर्ग बनेगा। तो कह रहा है कि जो विषम संख्या होगी 2 अंकों वाली, उसके इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आइए इसको बनाइए, देखिए कैसे बनेगा, बनाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आइए देखिए क्या कह रहा है कि दूसरे, छठे और 9वें। तो देखिए दूसरे पर कौन है, पहला, दूसरा, दूसरा पर कौन है, 3 है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए 3 है। उसके बाद क्या कहा कि छठे, तो 3, 3, 4, 5, 6, 6 पर कौन है, 6 है। और उसके बाद 9 में, यानी कि 7, 8, 9, 1। ठीक है, 3, 6, 1, यानी कि क्या हुआ, 361 हो गया। ये किसका वर्ग है, 361, 19 का वर्ग है। ठीक है, 19 का वर्ग है। तो ये 2 अंकों की संख्या है 19, यह विषम भी है, यानी कि इसी का वर्ग है, तो इसका इकाई स्थान पर क्या है, 9 है। इकाई अंक पूछ रहा था, तो क्या आंसर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। क्वेश्चन सिर्फ बड़ा था, आपको मन में ही पता चल जाता। दूसरा, छठा और 9वां कह रहा है, दूसरा, छठा और 9वां, यानी कि 361 हो रहा था, तो समझते 19 का वर्ग है, यानी कि 19 का क्या स्थान क्या होगा, 9 होगा, तो 9 आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 मीटर
5 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर और 12 मीटर और 90 सेंटीमीटर लंबाई को पूर्णतः मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले पैमाने की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि 3 पैमाना दिया हुआ है, कह रहा है कि इन तीनों को लंबाई को उपयोग करके जो हम पैमाना बनाएंगे और उससे हमें सबसे अधिकतम लंबाई अगर नापनी होगी तो वो पैमाने की कितनी हो जाएगी, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अधिकतम लंबाई कितनी होगी उस पैमाने की वो पूछ रहा है, अगर इस तीनों लंबाई को नापना है तो देखिए एक बात यहाँ से क्या पता चला, ये मीटर में है, ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है दो लंबाई, ऑप्शन सब सेंटीमीटर में है। यहाँ से एक बात क्या गौर करने वाली बात है कि सब सेंटीमीटर में ऑप्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सबको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो कीजिए, क्या 3 मीटर है तो 3 मीटर है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 300 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ क्या है, 12 मीटर और 90 सेंटीमीटर, 12 मीटर और 90 सेंटीमीटर है। इससे कितना टोटल हो जाएगा, ये 1200 तो ये हो जाएगा और 90 ये हो जाएगा, यानी 1290 सेंटीमीटर। वो कितना है, 5 सेंटीमीटर और 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर, यानी कि 510 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस तीनों का अधिकतम पैमाना पर जो लंबाई क्या होगी, जो मापने वाली होगी, यानी कि अधिकतम पूछ रहा है, मतलब कि हायर कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, तो यानी कि इसका हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो HCF इसका कितना हो जाएगा, तो आपको पता है HCF कैसे निकालते हैं कि देखिए कितना है, 300, 510 और 1290 है। अब इसका LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे छोटी दोनों होता है 2, उस दोनों का क्या करते हैं, अंतर लेते हैं, तो इसके कितना है 210। तो कहता है कि जो LCM होता है वो दो संख्याओं के अंतर, या तो अंतर होगा या अंतर से छोटी होगी, जबकि अंतर से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 210। तो देखिए 210 से क्या सब कट रहा है, 210 से देखिए सब कट रहा है, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, तो इसका कोई फैक्टर होगा, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 7 या 21 होता है। ठीक है, और तो उसके बाद में एक 0 लगा देंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 7 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210, यानी कि 7 से देखिए कट रहा है, 7 से 51 नहीं कटेगा, इसका मतलब 7 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 30 से देखिए कट रहा है, 30 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका HCF क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका HCF कितना हो जाएगा, 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर की वो लंबाई होगी जिससे हम इससे अधिक से अधिक माप सकते हैं। तो क्या है ये, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना, 30 सेंटीमीटर। HCF निकालना जान गए थोड़ा सा, बाकी पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आपको आता होगा तो अच्छी बात है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि A/B बराबर 4/5 और B/C बराबर 15/16 हो तो C² माइनस A² बट्टे C² प्लस A² का मान क्या होगा। ठीक है, बनाइए इसको, देखिए कैसे बनेगा, क्या कह रहा है इसका सॉल्यूशन, देखिए क्या होगा कि A/B कितना है, 4/5, यानी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, A/B कितना हो जाएगा, 4/5, और B/C कितना है, 15/16, यानी कि B/C कितना है, 15/16। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको क्या निकल कर आ जाएगा, A/B/C निकल कर आ जाएगा। कैसे, A निकालना है तो ऐसे 15 चौका 60, B निकालना है तो B से चालू किए, जहाँ B है वहाँ पर गए तो 15 पच्चे 75, और C निकालना तो डायरेक्ट नीचे आ गए। ठीक है, 16 पच्चे 80 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ से देखिए सब 5 से कट रहा है तो काटिए इसको, तो 12, 15 और 16 यही आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ से एक बात क्या देख रहे हैं सॉरी, कि तीनों का रेशियो हमें निकल कर आ गया। ठीक है, तीनों का रेशियो निकल कर आ गया। आप जो पूछ रहा है उसका क्या हो जाएगा, पूछ रहा है C² माइनस A² अपॉन C² प्लस A²। यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये A² माइनस B² है तो क्या हो जाएगा, A प्लस B और A माइनस B। ठीक है, ये क्या है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम C प्लस A का होल स्क्वायर लिखें तो क्या आ जाएगा, C² प्लस A² प्लस 2AC आ जाएगा। तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो इसका मान आ जाएगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं, बट्टे C प्लस A का होल स्क्वायर और माइनस 2AC। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए सी प्लस ए कितना है निकल कर आया, देखिए 12 और 16 यानी कि 28। सी माइनस ए कितना हो जाएगा 4। सी प्लस ए का होल स्क्वायर 28 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 784। ठीक है। उसके बाद क्या होता है 2ac, तो 2 और ac कितना है 12 16 28, 28 दूना 28 कितना हो जाएगा 16, 2 इंटू 12 इंटू 16 इतना हो जाएगा। इसको गुना कीजिए कितना आएगा 28 गुने 4, नीचे कितना आ जाएगा 784 माइनस इसको कीजिए कितना आ जाएगा 24, तो 16 चौका 64, 6 16 दूना 32 और 6 38 384। ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या निकल कर आ गया 28 गुने 4 और नीचे में कितना 400। यहाँ पर दोस्तों एक बार ध्यान रखना कि कैलकुलेशन आपको भी थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, यानी कि आपको जैसे यहाँ देखिए हम क्या किए कि 12 दूना 24, 24 को 16 से गुना कर लिए। ठीक है। तो यही आपको आना चाहिए, पहाड़ा जो है कम से कम 25 तक का पहाड़ा आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कर लिए कितना होगा 40, इसको काट देंगे कितना 100 से कटेगा, यानी कि 4 से फिर कटेगा 7 25, यानी कि कितना आ जाएगा जो पूछा हुआ था वो उसका मान कितना आ गया 7/25, यानी कि जो पूछा था हमें सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मान कितना आ गया 7/25। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल कितना है 57 है। ठीक है। तो मध्यवर्ती संख्या क्या है। ठीक है, बनाइए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए जब विषम संख्या हमें लेना है तो और 3 क्रमागत लेना है, तो क्रमागत संख्या हम कैसे लिखते हैं इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा कि 3 क्रमागत संख्या तो हम मान लेते हैं कि पहला अगर x - 1 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, यही क्रम बढ़ते चलेगा। ठीक है। विषम संख्या का है तो देखिए यहाँ पर ये क्रमागत संख्या है, ये विषम संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एक ही का अंतर है। विषम संख्या होगा तो 2 का अंतर होगा। विषम संख्या क्या होगा 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ऐसे होगा। ठीक है। तो हम अगर इसका विषम संख्या लेंगे तो देखिए ये क्रमागत संख्या था, पूछ क्या रहा है विषम संख्या का योगफल दिया हुआ, तो इसका हम विषम संख्या लेंगे तो विषम संख्या क्या हो जाएगा, पहला x - 3, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का अंतर रहेगा x, फिर तीसरा क्या हो जाएगा संख्या x + 2। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इन तीनों का जोड़ दिया हुआ है कितना 57, तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा x - 2 प्लस x + 2 कितना दिया हुआ है 57। यहाँ से देखिए बेसिकली ये 2 -2 से +2 तो कट ही गया, तो कितना बचा 3x, इधर कितना है 57, यानी कि x का मान कितना निकल कर आ गया 19। अब क्या कर रहा है कि मध्यवर्ती संख्या, तो मध्यवर्ती संख्या मध्य में कौन संख्या है x ही है, तो x का वैल्यू हमें निकल कर आ गया है कितना 19, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बीच की संख्या ही पूछ रहा था, बीच की संख्या x है तो यही निकल कर आ गया। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 112 का गुणज प्राप्त करने के लिए 72 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए। ठीक है। क्या कह रहा है कि इसका हमें 112 का गुणज प्राप्त करना है तो 72 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाएगा। ऑप्शंस क्या है 6, 12, 14 और 18। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को। आइए दोस्तों देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 112 है और 72 है, 72 का गुणज प्राप्त करना है, तो देखिए इसका फैक्टर क्या होता है, न्यूनतम बोला है यानी कि एलसीएम लेकर निकल जाएगा कि कौन सी संख्या होगी, तो इसका कितना है 14 गुने 8, इसका कितना है 9 × 8। ठीक है, यही है फैक्टर इसका। तो अब आप यहाँ से देखिए जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 14, फिर दोनों में क्या है 8, और जो नहीं है वो भी आ जाएगा क्योंकि एलसीएम में सारा नंबर आ जाता है। तो अब आप यहाँ से देखिए 72 में जब इसका गुणज प्राप्त करेंगे तो 9 और 8 तो है ही 72 में, क्या नहीं है 14, यानी कि अगर 14 से इसको गुना कर देंगे तो इसका मल्टीपल आ जाएगा, गुणज आ जाएगा। वही पूछ रहा था किस न्यूनतम से कहता है, कम से कम आपको 14 से तो गुना करना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम में सारे नंबर आ जाता है। जब हम सारे नंबर ले लिए तब हम देखें कि ये कितना है 72, यानी कि 72 में अब हम 14 से गुना कर देंगे, कम से कम 14 से गुना करना पड़ेगा तभी जाके इसका मल्टीपल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा,
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगी होगी तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही हम ऐसा वीडियो लेकर आएंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को यही रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।